इंडियन फिलॉसफी का एक शब्द है अनेकांतवाद, मतलब रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो दिखता है, जो अभी आपको दिखता है, उसको सही ना मान लेना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को समझना ज़रूरी है, तभी कंप्लीट रियलिटी समझ में आएगी। अभी जो अदानी इशू चल रहा है, ये केवल एक कंपनी का इशू नहीं है, इसके बियॉन्ड काफ़ी सारी लेयर्स हैं, जिसमें जियोपॉलिटिकल गेम भी है, जिसमें यूएस की सेनेट और उसके जुडिशियल सिस्टम का लिंक भी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट केवल यूएस के इशू का नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पर क्या इंपैक्ट आ सकता है एक कंपनी के अलावा अन्य भारतीय कंपनियों पर, इसका भी है। इसमें भारत के जो ग्रीन एनर्जी को लेकर, यानी ये क्लीन टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर होने के जो टारगेट हैं, उस पर क्या इंपैक्ट आ सकता है, उसकी भी कहानी है। तो काफी पहलू हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर एक पहलू आपको क्लियर हो चुका होगा। इशू क्या है? बेसिक इशू यह है कि आरोप लगा है यूएस में कि केस चलाएंगे यूएस में, किस लिए कि अदानी ग्रीन, जो अदानी ग्रुप की एक कंपनी है, उसने ब्राइब किया है किसको? आप कहेंगे अच्छा यूएस के ऑफिसर्स को किया होगा। नहीं, ब्राइब किया इंडियन ऑफिशियल को, आंध्र प्रदेश के एक ब्यूरोक्रेट को ब्राइब किया है, आरोप यह है। तो आप कहेंगे मतलब भारत की कंपनी भारत में ब्राइब दे रही है, भारत की किसी ब्यूरोक्रेट को, तो भाई साहब केस वहां क्यों चलेगा? ये बात समझ नहीं आई, अभी समझ में आएगी। ये यूएस एसईसी है, जैसे हमारे यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, सेबी, तो ऐसे ही यहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इन्होंने कहा हम भी एक कोर्ट प्रोसीडिंग चलाएंगे, हम भी पेनल्टीज भी लगाएंगे। किस पर? अदानी पर। नाम अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन का है और साथ में अन्य लोगों का भी है, उनके भतीजे भी हैं, प्लस और भी लोग हैं। अब बात यह है कि कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जरा यादें कुछ ताज़ा करवा दूं, जो यादें भारत के इतिहास में सही नहीं है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा, 1984। उस ट्रेजेडी से कितने सारे भारतीय नागरिक मारे गए। भारत ने कहा कि यूसीसी, इस कार्बाइड फैक्ट्री के जो ओनर हैं, उस पर भारत के कानून के हिसाब से केस चलना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए 1 फरवरी 1992 को भारत के जो भोपाल में ये कोर्ट है, इसके सीजीएम मिस्टर गुलाब शर्मा ने डिक्लेयर किया कि भाई एंडरसन को यहीं पर सजा मिलेगी, यहां भारत से बाहर नहीं निकलेंगे। फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने कुछ लिंक्स के थ्रू वो भारत से बाहर निकल गए। फिर भारत ने कहा कि भाई यूएस से आप हमें एंडरसन को वापस दो, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया पूरा होने दो। भाई अगर इन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तो भाई ठीक है, जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो हर्जाना है वो देना पड़ेगा, राइट, और जो जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए यूएस का क्या जवाब था। कहा कि हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते, हम नहीं प्रत्यर्पण करेंगे। हमने कहा भाई क्यों नहीं करोगे? तो कहा क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस, आपके पास ना एविडेंस नहीं है। हमने कहा अच्छा एविडेंस नहीं है, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई भारत में और एविडेंस नहीं है। इसके बाद ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ भी तो एक्चुअली जो एंडरसन है ना, उनका अपना कोई रोल नहीं है। जो गलती है, वैसे आपको पता होगा कि गलती कंपनी की थी, क्योंकि बार बार चेताने के बाद भी उन्होंने अपकीपिंग नहीं करी थी मशीनरी की। लेकिन इस कंपनी का कहना था एम्प्लॉइज दोषी है ना, तो यूएसए का भी यही मानना था कि कंपनी का मालिक दोषी नहीं, क्योंकि उस समय चेयरपर्सन सीईओ थे, ये तो एम्प्लॉइज दोषी हैं। ठीक है, अभी डबल स्टैंडर्ड्स देखिएगा, हिपोक्रेसी। मुंबई टेरर अटैक 26/11 हम सबको याद है। उसमें डेविड कॉलेमन हेडली नामक आतंकवादी, जो पाकिस्तानी अमेरिकन लश्कर तैयबा का आतंकवादी, वो भारत में आता है और ये प्लानिंग पूरी करता है, और उसके बाद इतना बड़ा टेरर अटैक भारत में होता है। वो कहां चला गया? यूएसए में, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन। हमने कहा वापस दो, हमें एक्स्ट्राडाइट करो। प्रत्यर्पण की संधि यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी 1997 में साइन हो चुकी। यूएस ने क्या करा? मना कर दिया। उस समय हमारे देश के होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने कई बार यूएस से कहा कि डेविड हेडली को वापस हमें पहुंचाओ, जो पहले यहां पर आया, रेकी करके गया, सारी प्लानिंग करी, यहां पर भेजिए। भेजा नहीं। यानी कि भारत की कानून व्यवस्था का क्या सम्मान कर लिया? ये तो वो एक्चुअली प्रकरण है जो भारत में ये लोग करके गए। उसके लिए ये भारत की कानून व्यवस्था को साइडलाइन कर रहे थे। ये बुक है द पावर एलीट। ये यूएस के ही एक स्कॉलर हैं, सी राइट मिल। इनका कहना है कि यूएस डेमोक्रेसी मानते हो आप, जो जनता के पास है पावर, अब्राहम लिंकन के कोट को ध्यान रखते हो। एक्चुअली यहां पावर ना 3 पिलर्स के पास है, जिसको कहना है पावर एलीट। इसकी वजह से ये नाम पड़ा। मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में पढ़ाता हूं इसके बारे में। वो कहते हैं कि एक्चुअली बिग कॉर्पोरेट्स
यानी कि बड़े जो उद्योगपति हैं उनके पास पावर है यूएसए में, फेडरल पॉलिटिशियंस के पास पावर है यूएसए में, और डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल्स के पास पावर है यूएसए में। यानी कि यूएसए को ये 3 पिलर्स ही चलाते हैं। तो यानी कि कॉरपोरेट्स चलाते हैं। और ये हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इस कहानी के पीछे एक शख्सियत आपके सामने अभी आएंगी जब मैं एक एक करके परत को खोलूंगा। सोरोस, उनका आरोप है कि इंडिया ना यहाँ पर ऑथोरिटेरियनिज्म हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है। मोदी अदानी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर क्रोनी कैपिटलिज्म है। मुद्दा यह है कि अभी यूएस के ट्रंप इलेक्शंस में अगर आपने देखा हो, एलन मस्क जो है ऑफिशियली कैंपेन कर रहे थे, खुलकर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन पब्लिक वाज नॉट अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकती है, और अगर आपको उद्योग करना है तो भाई आपको कॉम्बिनेशन सपोर्ट भी लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने करप्शन किया है तो भारत के कानून के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि करप्शन भारत को खोखला करता है, किसी भी देश को खोखला करता है। लेकिन बात यह है कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, इनके खुद के स्कॉलर कह रहे हैं कि भाई साहब कॉर्पोरेट चला रहा है यूएसए को, जनता में को लगना चाहिए कि हाँ डेमोक्रेसी है, देखो हमने वोट डाल दिया है, लेकिन वास्तविकता में पावर यहाँ है। एक और बुक आपको कोट करता हूँ, रॉबर्ट डाल, इनके बारे में पढ़ाता हूँ। रॉबर्ट डाल कहते हैं कि यूएसए ना पोलियार्की है। हमने पूछा क्या है भाई पोलियार्की का? पॉली मतलब मल्टीपल, आर्की मतलब रूल, यानी कि मल्टीपल जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, वो सब इन्फ्लुएंस रखते हैं किस पर? गवर्नमेंट पर। तो गवर्नमेंट पर मल्टीपल जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। फिर इन्होंने ही अपनी नेक्स्ट बुक में चेंज कर दिया अपने पर्सपेक्टिव को और कहा मेरी नई रिसर्च के हिसाब से यूएसए में डिफॉर्म्ड पोलियार्की है। डिफॉर्म्ड का मतलब क्यों इन्होंने यूज करा? इनका मानना था कि जो यूएस की कॉर्पोरेट लॉबी है, बड़े उद्योगपतियों की लॉबी है, ये इन्फ्लुएंस करती है सबसे ज्यादा यूएस की सरकार के फैसलों को। तो ये तो यूएसए के ही स्कॉलर्स हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं यहां पर भी पीएसआर ऑप्शन में पढ़ाता हूं। तो भाई साहब हम पर आरोप लगा रहे हैं यहां पर, राइट? कह रहे हैं कि हमारी कंपनी का यहां पर जो एक्शन हुआ उसकी प्रोसीडिंग्स वहां चलेंगी। कैसे चलेंगी, क्या है उसमें पेच, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, अभी आपको पता लग जाएगा। इनका आरोप क्या है? इनका कहना है कि देखो जो अदानी ग्रीन है ना, उसने कुछ समय पहले इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया था, ठीक है? तो यूएस के इन्वेस्टर्स ने भी वहां पर पैसा लगाया था। तो अगर ये कंपनी ब्राइब देती है तो एक तरीके से यूएस के इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज इंपैक्ट हो रही हैं। प्लस ये इस कानून का हवाला दे रहे हैं, FCPA, ठीक है? मुद्दा ये है कि भाई अगर हमारे यहां का फियास्को है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है भारत का, उसके हिसाब से उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, राइट? और उसके हिसाब से एक्शन हो। लेकिन ये इनका कहना है कि ये जो इनका जो लॉ है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन या एंटिटी यानी कि कोई भी कंपनी अगर इवन फॉरेन अथॉरिटीज को भी ब्राइब देती है, फॉरेन अथॉरिटीज को, तो उस पर इस कानून के हिसाब से सजा मिल सकती है, केस चल सकता है। मुद्दा ये है कि भाई साहब आप एंटिटी की बात कर रहे हो, पर्सन की बात कर रहे हो, ये यूएसए का हो या फिर दुनिया के कहीं किसी भी कोने में कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर अगर आप आरोप लगा दें कि भाई उसने उसको ब्राइब दी है, तो क्या उसमें भी आप उस पर केस चला देंगे? मुद्दा समझ में आया आपको? कि यानी कि कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा पर्सन किसी तीसरी फॉरेन अथॉरिटी को ब्राइब देता है, ऐसा आपने आरोप लगाया और आप कहेंगे चलो आ जाओ हवेली पर। कहां? यूएसए में एक्शन होगा। ये क्या बात हो रही है भाई? अब हमने पूछा और कोई लॉजिक बताओ, तो उन्होंने कहा कि देखो यूएसए की जो कंपनीज हैं उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। अब ये एक मतलब यहां तो मतलब जाग जाना चाहिए इस समय दुनिया को कि भाई क्योंकि आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गूगल ने वर्ल्ड के लेवल पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि आप ईमेल में उसका इस्तेमाल करें। तो इनका कहना है कि देखो हमें ऐसा पता लगा है, क्या पता लगा है कि ये जो ब्राइबरी हुई थी ना, इसके बारे में जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो ईमेल पर हैं, वो मैसेज पर हैं, वो फैक्स पर हैं, और ये जो कंपनी है जो मीडियम का इस्तेमाल किया वो यूएस की है। हमने कहा ये सही बात है। मतलब यहाँ पर जो काउंटर वाले हैं वो कह रहे हैं कि यार कोई अगर रिश्वत देगा, जो रिश्वत अभी जिसकी बात हो रही है वो है 1750 करोड़, तो 1750 करोड़ रिश्वत हमने दे दी है, इसको दे दिया, ये ऑफिशियल मेल करेगा क्या, मैसेज करेगा क्या, फैक्स करेगा क्या? जरा फैक्स ले लीजिए, ये आपके ऑफिस में आया है, इसमें लिखा हुआ है कि किसके हिस्से में कितना कितना पैसा जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे में भी काउंटर आ रहा है कि भाई साहब ये प्रूफ तो दिखाओ। अभी प्रूफ इन्होंने कहीं किसी को नहीं दिखाया, लेकिन इनका कहना है क्योंकि ये लोग जो है वो यूएस की कंपनी, फॉर एग्जांपल गूगल का जीमेल यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हैं
उसके बारे में बातचीत हो रही है, तो यानी कि इस पर तो हमारा कानून लगेगा। ये होता है डोमिनेंस। ये तो सीखने वाली बात है यूएसए से कि अपनी कंपनी को बढ़ाओ और इतना ग्लोबल एक्सपेंशन कराओ कि दूसरे देश में दूसरे लोग अगर ट्रेड करें तो जो प्लेटफॉर्म हो, कम्युनिकेशन एक्सचेंज वो आपका हो, और इस हवाले से आप कहते हैं अच्छा हमारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, चलो भाई फिर तो हमारे कानून के हिसाब से आप पर केस चलेगा। ये देखिए एसईसी का कहना है 175 मिलियन डॉलर के आसपास यूएस के इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा ये कह रहे हैं कि इस अदानी ग्रीन वाले में लगा हुआ था और इसी कंपनी पर आरोप लगा है। अब जरा मैं ओपन करता हूं आपके सामने कि यार ये मुद्दा है क्या, कैसे शुरू हुआ। ये दिसंबर 2019 जुलाई 2020 के बीच में हुआ क्या कि अदानी ग्रीन और एज्योर, ये दो कंपनियां हैं, ठीक है, अदानी ग्रीन और एज्योर पावर, तो इनसे बातचीत चल रही थी आपकी एसईसीआई की, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत की एक पीएसयू है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं इस पे स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, तो आपको बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। पीएसयू है लेकिन नवरत्ना महारत्ना कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या क्या काम करती है, क्या ये केवल सोलर एनर्जी के लिए काम करती है या जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी गवर्नमेंट ने इसके एम्बिट में दे दी है। ये कुछ आपके लिए पॉइंट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। नाउ यहां पर 8 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसमें शेयर किसको मिला, अदानी ग्रीन एज्योर पावर। मतलब ये सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे और 8 गीगावाट सोलर एनर्जी ये अदानी ग्रीन और एज्योर पावर ये बेचेंगे किसके थ्रू, एसईसीआई। अब आप कहेंगे भाई ये बीच में एसईसीआई कहां से आ गई। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू है जिसका जिम्मा है कि जो आपका नेशनल सोलर मिशन है उसको पूरा करना है। तो यानी कि सोलर एनर्जी ट्रांजिशन को के टारगेट को अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की ये जो पीएसयू है ये अदानी ग्रीन और एज्योर पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है कि भाई देखो हम 12 गीगावाट खरीदेंगे, 8 गीगावाट अदानी से और 4 गीगावाट एज्योर पावर से, टोटल 12 गीगावाट। लेकिन खरीदने के बाद बेचने वाले भी तो चाहिए, और बेचोगे कहाँ, यानी कि आपको कुछ स्टेट लेवल की जो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अदानी एज्योर पावर ने कहा भाई आपका है नेशनल सोलर मिशन, हम तो देखो इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोलर पावर जनरेट करेंगे भारत में, क्लीन एनर्जी आएगी, तो आप अब हमारी जो ये सोलर पावर है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, ये आपका भी टारगेट है और बीच में आपको भी पैसा मिलेगा, भाई गवर्नमेंट की पीएसयू ये भी कमाएगी। तो इन्होंने कहा देखो अभी ना हमें कोई मिल नहीं रहा है बायर। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी सोलर पावर ना इंडिया में थोड़ी महंगी है। कारण क्योंकि कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स आपको इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा भाई अभी जो है एफिशिएंसी इतनी नहीं आई है, महंगी है। तो फिर डिस्कशन ये हुआ कि भाई अगर इस कॉस्ट पर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा तो भाई ये जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सोलर पावर में, और अगर कोई सरकारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से नहीं खरीदेगी तो फिर ये एक्सपेंड कैसे करेंगे, फिर ये बिजनेस बढ़ाएंगे क्यों सोलर पावर में। तो बात थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई इस पर कुछ करो। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे थे। तो आरोप ये है कि इस बीच अदानी आ गए बीच में। अदानी ने कहा क्या चाहिए आपको, परचेज वाले लोग चाहिए जो हमारी पावर को खरीदे आपके थ्रू। मैंने कहा बिल्कुल, तो चलो हम स्टेट गवर्नमेंट से आपकी बिहाफ पर बात कर लेते हैं। इन्होंने बात करी आंध्र प्रदेश पर। तो यहां पर आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश का कोई पब्लिक ऑफिसर था, मतलब कोई ब्यूरोक्रेट था। हालांकि इश्यू इतना बड़ा बन गया है इंटरनेशनल लेवल का कि इस समय ये जो पब्लिक ऑफिशियल है, जो भी है, अगर ये है तो इसके दिल में तो धक धक हो रही होगी, राइट। क्योंकि आरोप यह है कि गौतम अदानी इनसे मिलते हैं और यहां पर बातचीत होती है कि करीब 2029 करोड़ इनको ब्राइब दी जाएगी, जिसमें से फाइनली फैसला हुआ कि 1750 करोड़ के आसपास ब्राइब गई, राइट। 1750 करोड़, राइट। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि चलो आंध्र प्रदेश हमें एक कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, ये हमसे खरीदेगा इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर वाली और अपने लोगों को देगा, इस रेट पर देगा, जो भी इनके बीच में बातचीत हुई। साथ में इसके बाद फिर उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये सब जो स्टेट्स हैं इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। किसके, अदानी पावर एज्योर पावर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एसईसीआई के थ्रू इन स्टेट्स के साथ। तो यानी कि अब अपना काम चल निकला, राइट। अब सोलर पावर हम बनाएंगे, बेचेंगे, चलता रहेगा काम। लेकिन मुद्दा यह है कि उसके बाद गौतम अदानी ने कहा कि भाई साहब ये जो 1750 करोड़ की रिश्वत जा रही है, हिस्सा तो आपका ही बनता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में शेयर तो आपका भी है, तो आप अपने हिस्से की रिश्वत कैसे करोगे। तो इन्होंने बातचीत देखिए क्या चल रही है, 638 करोड़ के आसपास की जो ब्राइब जो है जो इनके हिस्से की बैठती है। तो फाइनली आरोप ये है, अब किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, आरोप ये है कि एज्योर पावर ने कहा कि देखो भाई अब हम 638 करोड़ तो आपको क्या ही देते, ऐसा करो कि हमें 4 गीगावाट का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, राइट, इसमें से हमारा प्रॉफिट बनता। तो हम ऐसा करते हैं कि 2.3 गीगावाट का जो परचेजिंग पावर एग्रीमेंट है वो आपके फेवर में कर देते हैं। अदानी ने कहा ठीक है जी कर दो। तो इस तरीके से आपका ब्राइब का जो पैसा आपने लगाया, मशक्कत की, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आरोप इन पर लगा है। अब
जरा देखते हैं कि कैसे ये इंडिया के लिए एक हुआवे मूवमेंट हो सकता है। हुआवे चाइनीज कंपनी, यूएसए ने क्या आरोप लगाया था? ये सारे जो आरोप हैं ये कौन लगा रहा है? ये कहानी जो आपको बताई है ये यूएसए की कहानी है, ठीक है ना, कि ये पूरा सब चीजें इंडिया में हो रही हैं, सारी कहानी इंडिया की है, लेकिन यूएसए का आरोप है। अच्छा यहां पर ऐसा हो गया, चलो अब हम केस चलाएंगे आप पर। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि यूएसए को बहाना इस वजह से चाहिए था कि जैसे हुआवे कंपनी ग्लोबल होती जा रही थी, तो ऐसे में यूएसए ने कहा कि आपका जो हुआवे है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कई सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है, तो ऐसा करते हैं आप सर्वेलेंस करते हो, तो इस वजह से हम आप पर बैन लगा देते हैं। इन्होंने लगा दिया बैन, प्लस बैन ऐसा कि हुआवे को अगर टीएसएमसी जो ताइवान की कंपनी है चिप मैन्युफैक्चरर, अगर उससे भी चिप इंपोर्ट करनी है तो वैसा फिर यूएसए सेइंग कि अगर टीएसएमसी आपने इनको चिप बेची और वो चिप जो डिज़ाइन यूएसए की कंपनी ने करी है, तो बस समझ लेना कि आपके साथ हमारे ट्रेड के संबंध फिर डिसरप्ट हो जाएंगे। तो टीएसएमसी ने कहा ठीक है, टीएसएमसी ने कहा हुआवे हमसे ना हो पाएगा, अब हम तुम्हें वो चिप्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन उनका था, कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया था और मैन्युफैक्चर करके हम दुनिया भर में बेच रहे थे, दोनों पैसा कमा रहे थे, डिज़ाइन वाली कंपनी, मैन्युफैक्चर वाली कंपनी। लेकिन भाई साहब जब यूएसए ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया वहाँ की कि इनकी प्राइवेट कंपनी की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं बेची जाएगी, तो हुआवे तुम्हें हम नहीं देंगे। अब इसका इंपैक्ट जो हुआवे पर हुआ, क्या वो केवल यूएसए के बिजनेस में हुआ? क्या केवल कनाडा के बिजनेस में हुआ? नहीं, अब जहां जहां हुआवे बिजनेस करती थी सब जगह इंपैक्ट हुआ। तो इसके बाद इन्होंने कहा अब हम बैन लगा देते हैं कि जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट है वो नए जो इक्विपमेंट है वो नहीं खरीदेगी हुआवे से। इसके साथ साथ ZTE एक और कंपनी है यूएसए की, बहुत मतलब ZTE एक बहुत ही फेमस कंपनी है चाइना की, तो यूएसए ने कहा हुआवे के साथ साथ ये ZTE इस पर भी हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि इनका जो मार्केट शेयर है, मतलब जो ग्लोबल बिजनेस है चाइना की इन दो कंपनियों का, वो श्रिंक कर गया। हुआवे मजबूर हो गई कि भाई अब इंटरनेशनल जो सिस्टम है वहाँ पर तो हम बिजनेस कर नहीं पा रहे, तो अब ऐसा करते हैं हम डोमेस्टिक कंपनीज पर फोकस करते हैं। तो एक तरीके से अगर कोई कंपनी बढ़ना चाह रही थी, पैसा कमा रही थी और उसका एक प्रॉफिट चाइना की तरफ जा रहा था, तो उस पर नकेल कस दी यूएसए ने। साथ में कहा कि हुआवे तुम्हारे जो फ़ोन हैं उसमें तो गूगल का एंड्रॉयड चल रहा है, और गूगल तो किसकी है? यूएसए की। तो गूगल को कहा नहीं, इनको अलाउ मत करना। तो गूगल ने कहा ठीक है हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी फैसिलिटीज़ इनको नहीं देंगे। अब हुआवे को फिर कौन खरीदेगा भाई? तो हुआवे की जो ल्यूक्रेटिव ऑफर था अब वो ल्यूक्रेटिव रहा ही नहीं, अब रहो तुम डोमेस्टिक मार्केट में। तो एक तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस को इम्पैक्ट करने के लिए किया कि नहीं किया गया? बिल्कुल। तो यानी कि आप समझना चाहिए कि यार कि जब हम किसी देश की बात करते हैं तो उसमें केवल सरकार नहीं, उसमें लोग भी हैं, वहाँ की कंपनीज भी हैं। अब यूएसए बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री वाज वेरी क्लियर, अगर यूएसए को ग्लोबल डोमिनेंस करनी है तो यूएसए को बिग टेक कंपनीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे अमेजन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। आज जो आप ये क्लास भी देख पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू देख पा रहे हैं, इसके सर्वर्स भाई सब ये यूएस की तो सारी कंपनीज हैं, तो प्रॉफिट जो जनरेट होता है यूएसए की तरफ जाता है। अब जरा अदानी के कॉन्ग्लोमरेट को देखते हैं, तो करीब 30% मार्केट शेयर पोर्ट्स में अभी इंडिया में अदानी के पास है, 23% एयर ट्रैफिक अदानी, और सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट बिजनेस है अदानी का करीब 20%। अब इंडिया का टारगेट है गो ग्रीन, लेकिन गो ग्रीन होगा कैसे भाई? इंडियन गवर्नमेंट को अगर पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के जो वादे हैं उसको पूरा करना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पूरा करना है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो उसके लिए चाहिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और अदानी की कंपनी अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही थी और अब ग्लोबल लेवल पर वो बदनाम हो रही है, तो मुझे बताइए उसमें जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे क्या वो ज़्यादा आएंगे कि कम आएंगे? कम आएंगे। तो यानी कि प्राइवेट कैपिटल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले अदानी का एक स्टेटमेंट आया था, तो इन्होंने ये कहा था कि 2050 तक इंडिया दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, और एक ट्रेजेक्टरी दे रहे थे कि 58 साल लग गए थे भारत को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए, फिर उसके बाद 12 साल लगे नेक्स्ट ट्रिलियन यानी कि 2 ट्रिलियन, और उसके बाद मात्र 5 साल लगे 3rd ट्रिलियन जोड़ने के लिए। यानी कि इंडिया की इकॉनमी एक्सेलरेट कर रही है। वी नीड मोर बिजनेस, वी नीड, एंड बाय मोर बिजनेस वी विल बी एबल टू गिव मोर जॉब। यानी कि 45,000 के आसपास लोग हैं जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते हैं, और इसका जो इंपैक्ट है वो तो इनडायरेक्टली अदर कंपनियों में भी है। अब अदानी और मोदी का गोल अलाइनमेंट लग रहा है, जैसे मोदी जी was focusing on infrastructure, energy and global expansion of India, मतलब global expansion of influence of India। तो ऐसे में we need some private capital, and in this dream Adani's goal was also aligned। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन दिख रहा है, लेकिन अब नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा ये देखिए बताया कि ग्लोबल जो एक्सपेंशन है अदानी कंपनी का या ऐसी अन्य कंपनियां, ऐसा हो सकता है कि भारत की अन्य कंपनियों पर भी कुछ विश्वास को डेंट लगाए,
ऐसे यूएस के जो आपके जैसे एसईसी है वहाँ की, वो और ज़्यादा स्क्रूटनाइज करे चीज़ों को। कैपिटल जो चाहिए हमें, क्योंकि भाई अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, यू ऑल्सो नीड इन्वेस्टर्स, वो कम हो सकते हैं, तो अदर इंडियन कंपनीज पर भी इंपैक्ट हो सकता है। भारत के शेयर बाजार में देखिए क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, 20%, 19%। ये देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी 19% और अदानी पोर्ट्स 13% गिर गई। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई अदानी ग्रुप की ये कंपनियां निफ्टी 50 का भी पार्ट है, जिसमें इतने सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, 0.7% वो गिरा था। केनिया का बयान आता है कि देखो हम ना एयरपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अदानी के साथ है उसको कैंसिल कर रहे हैं। यही केनिया के जो लीडर हैं अभी कुछ समय पहले चाइना होकर आए हैं। अदानी ने जो प्रोजेक्ट जीता था इन कंपटीशन विद चाइनीज़ कंपनी जीता था, और चाइना का तो ड्रीम है, चाइना तो एक्सपेंड कर रहा है, और चाइना हमसे काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इन अफ्रीका। इंडिया एफर्ट कर रहा है थ्रू AAGC, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, प्लस इंडिया को पता है कि भाई प्राइवेट कैपिटल को वहाँ पर और ज़्यादा पुश कराना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर एक इंडियन कंपनी वहाँ पर प्रोजेक्ट ले लेती है चाइना की कंपनी को हराकर, तो ये जो लीडर हैं आपके केनिया के, चाइना पहुँचते हैं और चाइना से आकर कहते हैं कि ठीक है भाई अब हम कैंसिल कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि मॉडर्नाइज कर दोगे और उसके बाद 30 साल का बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर लोगे, तो हमें लग रहा है कि हमें तो उससे नुकसान होगा, राइट। अब ये इससे ज़्यादा नुकसान कराएंगे चाइना की कंपनी को चाहे ऑफर करके, लेकिन चाइना इज गिविंग देम सम ऐसा ऑफर। तो अब प्रेशर केवल यहाँ पर नहीं है, अब देखिए बांग्लादेश की साइड क्या प्रेशर आ रहा है अदानी कंपनी पर। ये गोडा पावर प्लांट है झारखंड का, और ये झारखंड का पावर प्लांट पावर परचेज एग्रीमेंट में है बांग्लादेश के साथ, यानी कि यहाँ से पावर बनेगी और कहाँ बेची जाएगी, बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश अब स्क्रूटनाइज कर रहा है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर नुकसान होता है तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट कम, तो बेसिकली इंडिया को जो टैक्स आता है उस पर भी तो कमी आएगी। और ऐसे अगर इंडिया के पावर प्लांट पर नेगेटिव इंपैक्ट होने लगा तो जॉब किसकी जाएगी, भाई इंडियंस की तो जाएगी। हमें ये सोचना पड़ेगा। एक स्कॉलर हैं जॉन लॉक, जिनके बारे में PSR ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने एक बात कही कि राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। गवर्नमेंट ये मानकर चले कि अगर कोई संपत्ति बनाता है अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग देकर, तो ऐसे में उसकी संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए, घर के अंदर भी और घर के बाहर से होने वाले अटैक पर भी। ये जॉन लॉक कह रहे थे। उस समय पर भी जॉन लॉक पर आरोप लगे, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, तो यार बुर्जुआ थिंक करो। बुर्जुआ मतलब तुम तो कैपिटलिस्ट थिंक करो। तो जॉन लॉक ने कहा मैं कैपिटलिस्ट थिंकर नहीं हूं, अपने माइंडसेट को थोड़ा एक्सपेंड करो, होराइजन्स को थोड़ा एक्सपेंड करो, तो पाओगे कि जब तक तुम्हारे देश के बिजनेसेस एक्सपेंड नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी। और जब दूसरे देशों में तुम्हारे इन्वेस्टमेंट होंगे तो वहां से जब प्रॉफिट यहां पर आएगा तो टैक्स किसके खाते में जाएगा, तुम्हारे देश की सरकार के खाते में जाएगा कि पड़ोसी के जाएगा, तुम्हारे देश की सरकार के खाते में जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल बिकम वेल्दी, यू विल बिकम एम्पावर्ड, योर नेशन कैपेबिलिटी टू डिफेंड योर इंटरेस्ट विल ऑल्सो गेट स्ट्रेंथेंड। तो तुम्हारे देश की सरकार की जो ताकत है टू स्ट्रेंथन योर नेशन, वो भी बढ़ जाएगी। तो उसकी बात कर रहे थे। अब देखिए श्रीलंका क्या कह रहा है। श्रीलंका में भी मांग होने लगी कि अब जो है अदानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करो। इससे पहले भी ये बात उठी थी। जो अभी करंट प्रेसिडेंट बने हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि मैं तो अदानी की जो करप्ट डील है इसको रिव्यू करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो राजपक्षास थे उनके समय में ये डील हुई थी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर भी श्रीलंका नेगेटिव मतलब कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि नदन साइड में अदानी के विंड पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है, और नदन साइड में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाना ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट पिलर है। क्योंकि नदन साइड पर रहते हैं कौन, जाफना रीजन में तमिलियंस, और तमिलियंस अगर प्रॉस्पर करेंगे, वहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, तो ऐसे में जो एथनिक मोबिलाइजेशन है पॉलिटिक्स में, इनके तमिल बेसिस पर मोबिलाइजेशन, जिसका इंपैक्ट इंडिया की तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर पड़ता है या इंडिया की सिक्योरिटी पर पड़ता है, वो भी बैलेंस रहेगा। तो लेकिन अगर यहाँ पर काउंटर होता है ड्यू टू सिनेलीज नेशनलिज्म, चाइनाज इन्फ्लुएंस और जिस ग्लोबल इशू विच इज क्रिएटेड अराउंड दिस, तो भाई नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब जरा एक बिग गेम देखते हैं इस पर। बात यह है कि ये इंडिया की सॉइल का मैटर है, तो आप कैसे इस पर चल रहे हैं। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल मोटिव भी है, पावर प्ले भी चल रहा है। जैसे हमारे देश के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर कमल सिब्बल का कहना है कि देखिए ये यूएस की हाई हेडेडनेस को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यूएस अपनी पावर का अब्यूज़ करना चाहता है। अभी मैं आगे कहानी को बढ़ाऊंगा, जरा बता दूं आपको, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, और जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के कोर्सेज हैं वो आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। त्यागी लाइव कोड करके यू कैन ज्वाइन।
अब यहां पर एक शख्स चर्चा में आ रहे हैं, सीनेट मेजोरिटी लीडर, ये चक शुमर। अब चक शुमर मेजोरिटी लीडर जो बने हैं सीनेट में, वो बने किसके टाइम में? बाइडेन के टाइम में। 1999 से बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है यूएसए के। अब बाइडेन जा रहे हैं और जाते जाते कुछ ऐसे एक्शन करके जा रहे हैं जो इनका स्टेटस अगर मैं बता दूं मिस्टर शुमर का, तो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होता है इंडिया में तो कोलेजियम सिस्टम है, राइट, यानी कि जजेस ही रिकमेंड करते हैं कि कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट में जज। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सीनेट का जो अप्रूवल होता है वो मैंडेटरी होता है। तो सीनेट में जो मेजॉरिटी है उसका जो लीडर है, तो मुझे बताइए ये एक तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यानी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ये बाइडेन जो जैसा चाह रहे थे वैसे जजेस को इन्होंने फिट कराया। तो इनको वहाँ की मीडिया कहती है कि भाई ये किंग मेकर हैं फेडरल कोर्ट, मतलब फेडरल जजेस के फील्ड में, मतलब किसको बनाना है जज उसमें मेजर रोल रहा है। अब इनके पीछे जो शख्सियत हैं वो है मिस्टर सोरोस। अब सोरोस एक बड़े उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर हैं। इनका ये पर्सनल व्यू है जो कई प्लेटफॉर्म्स पर कह चुके हैं, कह रहे हैं कि इंडिया में ना ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, इंडिया में क्रॉनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि मिस्टर सोरोस का इस्तेमाल यूएस का एस्टेब्लिशमेंट करता रहा है एज अ टूल टू बैक चैनल सर्टेन थिंग्स, यानी कि अगर पर्दे के पीछे से किसी देश के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कुछ चीज़ों को हिलाना हो, कुछ नुकसान पहुंचाना हो जो यूएस की सरकार डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो वो इनडायरेक्टली ऐसे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करती है, फिर इनको अनड्यू बेनिफिट कुछ किसी दूसरे फॉर्म में दिला देते हैं। सोरोस ने $16 मिलियन शुमर के पॉलिटिकल कैंपेन में दिए। तो इस तरीके से सोरोस पैसा दे रहे हैं $16 मिलियन किसको? शुमर को। और शुमर कौन है? ये है मेजोरिटी लीडर सेनेट के, राइट। और सेनेट के मेजोरिटी लीडर होते हुए ये जजेस को अपॉइंट करा रहे हैं, और यही वो जजेस हैं जिनकी कोर्ट में ये फैसला होगा कि भाई साहब अदानी या ऐसी कोई अन्य कंपनी पर क्या एक्शन हो सकता है। अब एक तो जुडिशरी, वो तो भाई साहब आपके फेवर में आई गई, फिर आपको चाहिए अटॉर्नी यानी कि सरकारी वकील। सरकारी वकील इनको बनाया किसने? ये जो है ब्रायन पीस, क्योंकि अभी जो आरोप लग रहे हैं अदानी ग्रुप पर वो यही लगा रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी वकील कौन बना रहा है? ये भी मिस्टर शुमर बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे में इनका जो नाम प्रपोज किया वो भी शुमर ने किया और सेनेट का कंफर्मेशन किसने कराया? शुमर ने कराया। तो शुमर पीछे से कहानी में एक की अदाकारी कर रहे हैं, समझ लीजिए। लेवरेज किसका है? जुडिशरी का है। लेकिन अचीव क्या करना चाहते हैं? जियोपॉलिटिकल एम, यानी कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल ना बने, वो कंपीट ना करें, बैक चैनल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से मेडल करना चाहते हैं हमारे सॉवरेन अफेयर्स में या दूसरे देशों के अफेयर्स पर भी ऐसा ही इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। प्रेसिडेंट क्या है भाई साहब? अगर ऐसा हो गया ना तो मतलब ये आगे के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा कि ये अपने कानून के इस्तेमाल करके ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्शन ले सकते हैं। अब ज़रा मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ले जाऊँ। इससे पहले इंडिया ने एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस लाया था, जिसके बाद उसको एक्ट भी बनाया गया। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी कि आर्थिक अपराधी। क्यों बनाया था? याद हो आपको विजय माल्या केस, नीरव मोदी केस, है ना। तो अगर हमारे देश से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो यहाँ पर ये आर्थिक अपराध घपले करके भागे हैं और वो इन देशों में सेटल हो गए, अगर इंडियन गवर्नमेंट इनसे कहती है कि देखो भाई ये हमारे पास प्रूफ है, ये हमारा नुकसान करके गए हैं, इतने सारे लोगों का पैसा, तो अब आप इन्हें वापस भेजो, तो क्या ये देश भेजते हैं? नहीं भेजते। लेकिन यहां पर क्या है, ये अपनी पावर का मिसयूज करना चाहते हैं। जैसा कि एंशिएंट टाइम पर थुसाइडस कहते थे, भाई साहब ग्लोबल पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दैट इज माइट इज राइट। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब हो क्या सकता है? अभी देखिए माहौल चल रहा है, अभी राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, एक हैं तो सेफ हैं, मतलब अगर अदानी और मोदी जी साथ साथ हैं तो सेफ हैं, राइट। ये समझ रहे होंगे आप किस नारे के अगेंस्ट ये नारा आया है। इन्होंने कहा है कि अब पार्लियामेंट को बुलाओ, सेशन को, और उसको देखिए हम कैसे हिलाते हैं। लेकिन अभी अदानी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी वो एक्चुअली टॉप लीगल टीम रखेंगे और कहेंगे कि भाई अभी तो ये आपने आरोप लगाया ना, अभी एविडेंस कहाँ है, प्रोसेस कहाँ है, प्लस क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के बिना कोऑपरेशन के संभव हो पाएगा? क्योंकि कंपनी इंडिया की, आप जो आरोप लगा रहे हैं ब्राइब दिया गया वो इंडियन ऑफिशियल को दिया गया, और केस आप यूएस में चलाने की बात करें इस वजह से क्योंकि यूएस के कुछ इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था इस कंपनी में। तो यहाँ पर कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि यू कैन एक्चुअली जस्ट अपने हिसाब से आप केस चला लेंगे, राइट। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि इंडिया में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस केस पर चले, राइट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से, और एविडेंस हम कहेंगे कि भाई तुम हमें एविडेंस दो। कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ समय पहले गुरवंत सिंह पन्नू यूएस की सोइल पर इंडिया के कानून को तोड़ते हैं,
इंडिया का कानून क्या? अरे भाई साहब, इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और भारत कहता है भाई ये तो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे कानून का वायलेशन है, तो एक तो एक्शन बनता है, भाई आप एक्शन ले लो। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम ले नहीं सकते एक्चुअली, कारण हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और आप कुछ कर नहीं सकते इनको। क्यों? क्योंकि यूएस के सिटीजन हैं। तो कुछ आपको नहीं लग रहा कि इट्स टाइम टू रिपीट द सेंटेंस इन रिवर्स मैनर, राइट? क्योंकि भारत में अगर गलत हुआ है तो भारत अपने आप यहाँ पर सॉल्व करेगा, राइट? यहाँ पर जो आपको बता रहा था, हमारे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी सबसे बड़ा ऑफिसर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो इनका कहना है ये वायलेशन है सॉवरेनिटी का, क्योंकि मैटर इंडिया का है, इंडिया के सॉइल पर है, यूएस अब्यूज कर रहा है पावर को, और वो हम यही कहेंगे कि भाई आप फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर करो, और फिर इंडिया के जस्टिस सिस्टम में अगर आपके शेयर होल्डर्स का नुकसान होता, ठीक है, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ था, ये तो आपने आरोप लगा दिया और इस वजह से शेयर प्राइस गिर गए, और आज गिरे हैं, कल उठ भी जाएंगे, राइट? लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके इन्वेस्टर्स का नुकसान होता, तो अल्टीमेटली जब इंडिया की कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो भाई साहब आप इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से लो ना, जो भी आपको बेनिफिट लेना है, जो भी आपको जस्टिस चाहिए। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए आपके, राइट? तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी ये केस आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है कि मिस्टर ट्रंप अभी मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, लेकिन जल्दी मिस्टर ट्रंप आएंगे, तो हो सकता है ट्रंप जो है इस मैटर को सॉल्व कर दें, ठीक है? क्योंकि he would not want this to continue because it may negatively impact other aspects of India-US trade relationship. तो इंडिया से एक्सट्रेडिशन तो अभी नहीं लगता कि भाई वो हमसे कहेंगे प्रत्यर्पण करा दो, एक्सट्रेडिशन करा दो। तो अभी जब मैंने इस टॉपिक की रिसर्च से आपको बता दिया कि कब कब ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब उन्होंने हमारे एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को मना कर दिया, खुले आम पूरे एविडेंस थे, तो भाई साहब ये जो मैटर है ये तो इंडिया के अंदर का मैटर है, राइट? एविडेंस अभी आपने हमें दिए नहीं है, तो हम कैसे हम ऐसा प्रत्यर्पण करा देंगे? मतलब इट इज़ लाइक कि इट इज़ टाइम दैट इंडिया शुड थिंक बियॉन्ड दिस पार्टी पॉलिटिक्स। इट इज़ टाइम दैट इंडिया शुड मतलब रेस्पेक्ट द पार्ट कि हमें वेल्थ क्रिएटर बनना है, राइट? तभी ग्लोबल इन्फ्लुएंस आएगा। इट इज़ टाइम कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, वो इम्पार्शियल तरीके से जांच करे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले। लेकिन हमारे अंदर के मैटर में दूसरा हमें बताए कि वो हम पर एक्शन करेगा, जिससे हमारी कंपनियों का जो बिजनेस है ग्लोबल लेवल पर उसको श्रिंक कराएगा, जिससे हमारे यहाँ पर जो कैपिटल आती है एज प्रॉफिट उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई साहब ये तो हम नहीं होने देंगे। तो कंक्लूजन के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये जो रिपोर्ट आई है कि GQG ये अमंग द टॉप शेयर होल्डर्स हैं ऑफ दिस अदानी कंपनी। तो ये अदानी कंपनी में दोबारा से बाई बैक कर रहे हैं शेयर्स को। तो अगर ये बाय करेंगे तो जो प्राइस है दोबारा उठ जाएगा। प्लस कुछ यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड जो ये कंपनी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के थ्रू भी इन्होंने कैपिटल रेज करी है। तो यूएस की फर्म्स का भी कहना है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तो और इनके जो शेयर्स हैं वो परचेज करेंगे। तो अगर ये परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अभी डिक्लाइन आया है शेयर्स में वो आगे इंप्रूव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक में। जो मैंने शुरुआत की थी, मैंने कहा था अनेकांतवाद मीन्स मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर रियलिटी। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द क्रॉस टेरिटरी प्रोसिक्यूशन laws between India and US and possibility to impact India-US trade relations। India-US trade relations हम India-US relation एज अ टॉपिक डिटेल में भी करते हैं PSR ऑप्शनल में।